रितु दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ। ओके, तो ये मैट्रिसेस, ठीक है। अब लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस आ गया। तो अब बताओ, प्रतीक्षा से स्टार्ट करते हैं हम कि आप मैट्रिसेस जैसे ही आते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? प्रतीक्षा, क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से नए नए टर्म्स आते हैं जो आप मैट्रिसेस में सुनते हो? सर डिटर्मिनेंट। वेरी गुड, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी ना। देखो, मैट्रिसेस आपके लाइफ में कब आया था? आपने सबसे पहले कब पढ़ा मैट्रिसेस? सर क्लास 11। 11th में, ठीक है। तो वहां पे आपने जब ये पढ़ा मैट्रिसेस के बारे में, तो क्या क्या टर्म सुना? जब सबसे स्टार्टिंग में आपने क्या सुना मैट्रिसेस के बारे में? Matrices is a symmetric, skew symmetric, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर square matrix, ठीक है, स्क्वायर के बारे में सुना आपने, एडजॉइंट के बारे में सुना, ट्रेस सुना होगा। yes sir, minor। हाँ हाँ, तो ये सब चीज, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। अब ये सारी चीजों को ना हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, मतलब पी के लिए। देखो, मैं आप लोगों को ना समझाता हूँ कुछ, आप लोग समझना। देखो, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये सब आप लोग समझ लो कि बहुत दूर तक आपके काम में आने वाला है, ठीक है। और अभी आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हो कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्यूटी यही है कि अभी आप लोग ये सब सीख जाओगे ना, बाद में आपको रियलाइज होगा आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जब आप मैथ्स में कुछ अच्छा कर रहोगे, कि सर ने कितना कुछ हमें बता दिया था पहले ही। तो आप लोग का, अगर आप लोग सीख रहे होगे तो काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ, ऐसे कोई बताता नहीं, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से, खुद सोच लो। तो देखो, सबसे चीज, पहला चीज तो मैंने ये सोचा कि आपको एक इंटरेस्टिंग वे से बताया जाए इस चीज को, ताकि आपको ज्यादा चीज याद रहेगा। तो ये सारी चीजों को ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी, मतलब सारे मैट्रिसेस के कंसेप्ट को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखते हैं। मतलब हुआ क्या बेसिकली, कि हमने ये जो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा टूल है चीजों को हैंडल करने का। मतलब आप समझ लो ना कि अभी जो जैसे जैसे अब धीरे धीरे आप मैथमेटिशियन बनोगे, आप रिसर्च करोगे, प्रोफेसर होगे, तो आप इतना दिमाग में जान लो, और आने वाले टाइम में कुछ साल, 5 10 15 साल के बाद, आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी टैकल करोगे, जो मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम हो रहे हैं, मतलब जो जो प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं, स्टक है। मतलब देखो, आप इतना जान लो कि एज अ मैथमेटिशियन हमारा वर्क है दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रॉब्लम मतलब ये नहीं कि किसी की का लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई के बीच में जाकर के उसको झगड़ा छुड़ाना, मतलब वो सब नहीं। लड़ाई नहीं, मतलब जैसे मान लो कि कंप्यूटर में, लेट से कि आप जैसे इस मोबाइल को चलाते हो, जो मोबाइल आप देख रहे हो, उषा आप बताओ, आपका मोबाइल ये होता है क्या? मतलब आप उसको मोड़ सकते हो, अपने मोबाइल को, स्क्रीन को मोड़ सकते हो? यस सर। अपने स्क्रीन को मोड़ सकते हो आप? मतलब कैसे कर सकते हो? मतलब मोड़ सकते हो, जैसे पेपर को कैसे फोल्ड कर देते हो, वैसे स्क्रीन को फोल्ड कर सकते हो? नो सर, वो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स हैं उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, कि वो पार्टिकल्स इस तरह से हैं कि वो मतलब फोल्ड करने में प्रॉब्लम, मतलब वो इतने इलास्टिक, उसका जो लाइक आप ऐसे सोच सकते हो ना कि जो, देखो इस थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं केमिस्ट्री में, लेकिन आप समझ सकते हो, मैं बहुत ही डेप्थ में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बहुत ही बेसिक। इतना आपको पता है कि कोई भी चीजें, जो भी मटेरियल है, सब कुछ इससे बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब बेसिकली माने तो एटम से बना हुआ है, ठीक है। अभी एकदम बेसिक बात करते हैं, कितना पता है उषा? यस सर। ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग ऐसा सोचें कि अगर इस दो के बीच में जो, मान लो कि अगर हम लोग कोई ऐसा मटेरियल ढूंढ ले या बना दिया, कुछ भी ऐसा कर दें कि जिसके बीच में यहाँ पे जो पार्टिकल, यहाँ पे जो, मान लो कि, देखो ये मेरा एक कंसेप्ट है, हो सकता है मेरी ये बहुत राइट ना हो, बट एक इंट्यूशन है आपके लिए, ठीक है। आप सोच सकते हो इस तरीके से कि इसके बीच में जो, मान लो कि जो फोर्स लग रहे हैं, या फिर जो इसके बीच में जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है, अगर उस बॉन्ड में अगर थोड़ा सा हम लोग मिल जाए कि हम लोग घूम सकते हैं, यहाँ पे मान लो कि बोल सकते हैं जो ग्लास वगैरह का जो बॉन्ड होगा, वो हम लोग को इतना क्षमता, मतलब इतना
फ्री नहीं देता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका इतना फ्रीडम नहीं देता है कि हम लोग इसको घुमा भी सके। अगर कोई फ्रीडम दे दे तो काम हो जाएगा। जैसे कि आप अपना गेट को देखते हो, गेट को आप टानते हो, तो ये चलो सरिता आप बताओ कि आपने गेट को आप टानते हो ना तो खुल जाता है। यस सर। तो आपका गेट को टानने का फ्रीडम कौन देता है, क्योंकि दीवार तो फ्रीडम नहीं दे रहा है, और ना ही आपका जो लकड़ी, जो गेट का लकड़ी है वो भी नहीं, इतना फ्रीडम नहीं दे रहा है। तो ये फ्रीडम दे कौन रहा है कि आप गेट को टानते हो गेट खुल जाता है, बंद करते हो बंद हो जाता है? सर उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होना है कि उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, जो कोना में जो लगाया जाता है ना, यस सर। जॉइंटर जो होता है, वो जो दरवाजे को और दीवार को जोड़ता है, आप उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो उसमें ऐसा फ्री का होता है कि आप उसको मतलब घुमा सकते हो, वो गोल टाइप का इस तरह का होता है, राइट? यस सर। तो वो आपको बेनिफिट देता है कि आप घूम सकते हो। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे भी जो बॉन्ड हमारा बनेगा, ये अगर हम लोग को इतना फैसिलिटी दे तो हमारा काम हो जाएगा। और जब भी बात बॉन्ड का आया, एंगल का आया, सब भर भर के मैथमेटिक्स भरा हुआ है। ये सब चीजों को आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसीलिए आप लोग देखोगे कि रोटेशन सिमेट्री पे इतना ज्यादा काम होता है। तो अब इस पे भी मैथमेटिशियंस लगे, जहां आप देखोगे ना, चाहे बायोलॉजी में चले जाओ, बायोलॉजी के आप कैप्सूल्स देखते हो, सब बॉडी में जाकर के कहाँ पे एक्ट करेगा, कितनी वेलोसिटीज जाएगा, मतलब हर कुछ, जितने भी आपके चाहे बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स भी होता है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, सब जगह मैथमेटिक्स भरा हुआ है। और जहां प्रॉब्लम है वहां मैथमेटिक्स है, इतना आप दिमाग में रख लो। और अभी जो आप कर रहे हो ये सारी चीजें, आप टूल्स डेवलप कर रहे हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। कि मान लो कंप्यूटर का एक प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज से, तो आप उसको मैथ्स में लेके आओगे, आप उसको लीनियर अलजेब्रा में लेके आओगे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि देखो, आपको थोड़ा सा मैं फील दे देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि सर समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ। आप बोल रहे कैसे लीनियर अलजेब्रा में लेके आएंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि वहां पे हम लोग को शेल्डन एक्सलर का बुक मिलेगा और उसका लिखा होगा कि देखो ये प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करना है, तो हम फटाक से सॉल्व कर देंगे। ऐसा तो लाइफ होगा नहीं। आप लोगों को लगता है कि ऐसा लाइफ होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मतलब रियल लाइफ में, कि V1 से लेके Vm तक कोई बेसिस है और W कोई फाइनाइट डायमेंशन है, तो ये फाइंड करो, ऐसा कुछ होगा कभी भी रियल लाइफ में? आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी चीजें इतनी स्ट्रक्चर होती है, मानसी? नो सर। ये सब खुद हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा बेसिस है, कहाँ वेक्टर स्पेस है, क्या है। रियल लाइफ तो आपको बस ऐसे ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। आपको अपने माइंड में चीजों को रिलेट करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे ना कंसेप्ट समझो, आप बोलोगे कैसे हो रहा है सब। सबसे पहला चीज, देखो जब भी हम लोग काम पहले करते थे रियल लाइन में, ठीक है, जब हम लोग नंबर्स पे काम करते थे तो रियल लाइन पे काम करते थे। धीरे धीरे हम 2D में आ गए। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, पहले 1 डायमेंशन मोशन पढ़ते थे, उसके बाद फिर 2D में आ गए, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गए, आपने 2D पढ़ना स्टार्ट किया। अब सोचो 2D जो है या 1D है, सब R है, R2 है। अब देखो यहाँ भी वेक्टर स्पेस आ गया आपका, जितना भी आप जो भी एलिमेंट्स को ले रहे हो, सब एलिमेंट है R2 का, मतलब वेक्टर स्पेस का। और इस R2 के एलिमेंट को आप 1 0 और 0 1 से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 3D में आए तो आपके पास R3 का ऑप्शन है। तो ये छोटा सा मैंने आपको फील कराया कि स्पेस में आप वेक्टर स्पेस कैसे बना सकते हो कि कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा तो। अब बात आता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को लीनियर अलजेब्रा में टान करके लेके कैसे आओगे, कैसे सॉल्व करोगे लीनियर अलजेब्रा से। तो देखो सबसे पहला चीज आपको ये मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम, देखो सारा चीज जो है प्रॉब्लम, जितना भी आप चाहे मान को चलो इंडस्ट्री में काम करोगे, तो इंडस्ट्री में दो चीज होता है। दो चीजों पे इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, उसका मेन टारगेट दो चीज होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्टिंग को मिनिमाइज करना। कि मेरा ऐसा नहीं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके कॉस्टिंग मिनिमाइज होगा, किसी भी तरीके से, इधर मैं ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं या फिर वेस्टेज को कम कर दूं, किसी भी तरीके से मुझे कॉस्टिंग को रिड्यूस करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है। यही दो चीज अल्टीमेट गोल है किसी भी कंपनी का, ठीक है। और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, बट ये दो गोल्स तो होते हैं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जब भी ऐसा चीज आएगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, कॉस्टिंग को मिनिमाइज करो, तो मानसी आप बताओ, आपने कभी ऐसा काम किया? ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है, आप क्योंकि ग्रेजुएशन में हो। पर यहाँ पे अब याद करो कि कैसे करते थे ये सब चीज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, कॉस्टिंग को मिनिमाइज, क्या आता था इसमें के बीच में जब करते थे ऐसा? तो कैसे कोई आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें आपने ऐसा काम किया है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है, ऐसा कुछ? आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेबल का प्राइस x है, इसका प्राइस शेयर का कुछ है,
4 टेबल लेंगे, इतना लेंगे तो इतना प्राइस पड़ेगा, इतना लेंगे तो इतना होगा। बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो उसमें फिर आप लोग टेबल और चेयर का प्राइस निकालते थे। अब इसी चीज को आप लोग याद करो, आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा है कि अगर इस चीज का प्राइस इतना है, इस चीज का प्राइस इतना है, तो आप लोग क्या करोगे जिससे मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम मिनिमम भी आप लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है ना? यस Yes, सर। sir. कोई भी स्टूडेंट हाँ बोल देना, ठीक है। अब देखो 2-4 जन का अगर कोलाइड भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं उषा को मॉनिटर बना रहा हूँ क्लास का, कि उषा जब भी ऐसे पूछा जाए तो आप एटलीस्ट यस बोल देना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग को कॉन्सेप्ट पता चल गया, मतलब हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो सब चीजों में आपका इन्वॉल्व क्या होता था बेसिकली, अगर हमने उसको अरेंज करे तो हम लोग वेरिएबल पे बात करते थे, फिर हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। और अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंशिएशन इज आल्सो अ लीनियर मैप, मतलब आप अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इट्स नथिंग जस्ट अ लीनियर मैप। व्हाई? बिकॉज क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे। मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, आपको पता है आप इसको अलग अलग ला सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स, ऐसे आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि, और यहाँ से आप लैम्डा टाइम्स भी देख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्डा, और वैसे भी देख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो भी जीरो है। तो बोल सकते हो डी बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी भी चीज को, ये बेसिकली कर क्या रहा है कि आपको एक लीनियर मैप है बेसिकली ये चीज, और इंटीग्रेशन भी एक लीनियर मैप है। ये सब का हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात आता है वेरिएबल्स पे, जब हम लोग काम करते हैं, देखो जब भी वेरिएबल्स पे इस तरह से हम लोग लिखते हैं कुछ, तो ये बनता है लीनियर इक्वेशन, कुछ भी ऐसा इक्वेशन बनता है। और ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन को मैट्रिक्स में लाना, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना, सब कुछ सीख लिया है, रैंक नलिटी वगैरह हमने सीखा है, तो ये सब चीज हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि जब भी आपके वेरिएबल्स वगैरह आएंगे बड़े बड़े, आप कैसे उसको मैट्रिक्स में ला सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हो। उसके बाद जितने आपके पास टूल्स हैं, जो मैंने आपको टूल्स दिए हैं, जैसे रैंक नलिटी थ्योरम एक बहुत बड़ा टूल है, कि आपका जो मान लो कि अगर टी अगर फ्रॉम एक वेक्टर स्पेस वी टू डब्ल्यू है, ये पक्का है कि डायमेंशन ऑफ वी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी होगा। ये छोटा सा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात बोला गया है कि आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझ लो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पे बात हो रहा है, ये सच होगा, सिर्फ एक पे बात नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई भी फंक्शन आप लोगे, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो, सबके लिए ये चीज सही है कि इसका जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन ऑफ एनटी और डायमेंशन ऑफ आरटी के बराबर होगा, ये सबके लिए होगा। ये बहुत बड़ा टूल है आपका रैंक नलिटी थ्योरम का। ऐसे ही आप देखोगे कितने सारे टूल्स मैं आपको धीरे धीरे करके दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, कुछ कुछ पढ़ा रहा हूँ, इस चीज में आप सीख रहे हो। इन सब चीजों से आपका पूरा का पूरा एक लीनियर अलजेब्रा का कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है, पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा का आपके पास टूल तैयार हो रहा है। मतलब समझ लो कि जैसे आप लोग ये देखते हो ना कि आर्मी में तैयार किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको गन दे करके, एक्सरसाइज करवा करके, सारी चीजों से जो जो प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में फेस करने पड़ेंगे, उन सब से तैयार किया जाता है लड़ने के लिए। तो वैसे आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ा करके भी तैयार किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जब आपको मैथ्स का प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको कैसे टेकल करें। तो देखो बेसिकली हम लोग लीनियर अलजेब्रा में बात करते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा को इस पे ही रखा है, क्यों? क्योंकि आराम से हम लोग चाहेंगे कोई भी लीनियर अलजेब्रा, मतलब कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मैट्रिक्स पे ला सकते हैं अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हुआ तो। अब बोल सकते हो सर कि फाइनाइट डायमेंशनल को क्यों ना ला सकते, क्यों ला सकते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल को क्यों नहीं ला सकते हैं? तो द रीजन इज दैट, अगर आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के लिए तो आपको कुछ ऐसे लिखते हो ना, n क्रॉस n या कुछ भी n क्रॉस m, m क्रॉस n। तो इसका मतलब ही होता है कि आप जब भी मैट्रिक्स लिख रहे हो तो यहाँ कुछ फिक्स चाह रहे हो, ये दोनों चीज फिक्स हो, फाइनाइट हो। तो इसलिए मैट्रिक्स जब भी बनाएंगे हम लोग तो हम लोग को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस चाहिए। अब बात आता है, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी तो हो सकता है फिर, कि जिस मतलब कि ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को हम लोग कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली हो सकता है। आपका पीआर अगर देखोगे सारे पॉलिनोमियल का करेक्शन आर में, तो यही हो जाता है आपका इनफाइनाइट डायमेंशन, कि कोई भी आप फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेकर के नहीं बता सकते। जैसे मान लो आपने इतना ले लिया, आप नहीं बोल सकते हो कि इससे सारे आप पॉलिनोमियल जनरेट कर दोगे, x का पावर n+1 ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल होगा आप नहीं जनरेट कर पाओगे इतने की मदद से। तो कभी भी आपका फिक्स नहीं होगा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके आप पूरा का पूरा इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर सकते। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर नहीं कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा हम लोग को पता है, लीनियर अलजेब्रा ही तो पढ़ते हैं इसके लिए। अभी तक हम लोग को इतना ही पता है कि सर
ये सारी जो बातें हैं सब तो हम लीनियर अलजेब्रा में ही करते हैं, इससे ऊपर क्या है? और इसी में आप बोल रहे हो कि नहीं पढ़ते हैं ये सब, तो ये पढ़ते कहाँ है? क्या एंड हो गया ये सब चीज? इसको अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं? कोई बताओ अगर पता है किसी को तो। प्रतीक्षा। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये सब चीजों को कहाँ डील करेंगे? लीनियर अलजेब्रा ने तो पहले ही बोल दिया कि मेरा कैपेसिटी है इतना तक, फाइनाइट डायमेंशनल तक। तो अब आपको ये कौन सिखाएगा इनफाइनाइट डायमेंशन? ठीक है, नहीं पता तो नो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता सर। आपके पास है ऑप्शन ऑलवेज। ईशा, नहीं पता। देखो मैं आपसे पहले पूछवा लेता हूँ ना, क्योंकि फिर बाद में मैं जब बताऊंगा तो बोलेगा हमको तो पता था सर। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे 5-10 बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे होते, टीचर ने अगर 2 से पूछा, बाकी 4-5 से नहीं पूछा, तो बाकी जब जैसे ही टीचर बताएंगे 5 बोलेंगे हमको तो पता था पहले से। तो इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। ठीक है रितु, और कोई? सरिता। हाँ हो गया, तो सरिता से हो गया, सबसे हो गया। ठीक है, तो मेरे को मैं बताता हूँ। अब आप लोग ने एक बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे कि आप लोग मान लो मास्टर्स में जाते हो और ये पढ़ते हो लीनियर अलजेब्रा, या फिर आप लोग जो अभी भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे फंक्शनल एनालिसिस। इसमें आप लोग पढ़ोगे इन सब चीजों के बारे में। इसके भी ऊपर एक आता है ऑपरेटर थ्योरी। तो ये सब चीज, और ये सब भी ऐसा नहीं कि एंड है मैथमेटिक्स का, ये बड़ा ब्यूटी है मैथमेटिक्स। ये सब चीजों में आप सिर्फ टूल डेवलप कर रहे हैं। एमएससीज में आप ये सब पढ़ोगे, जैसे कि अगर हमारे सेम से बात किया जाए तो मैंने आईआईटी में 3rd सेम में ये पढ़ा था फंक्शन एनालिसिस, और 4th सेम में पढ़ा था ऑपरेटर थ्योरी। ठीक है, तो ये सब चीज आप पढ़ते हो, जिसमें आप इनफाइनाइट डायमेंशनल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो सारी चीजें, बट सबके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? लीनियर अलजेब्रा। मतलब आपको अगर फंक्शनल एनालिसिस सीखना है तो आपको लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, आपको ऑपरेटर थ्योरी सीखना है तो आपको ये आना चाहिए। अब इसके ऊपर जब हम लोग उठेंगे तो फिर बड़े बड़े और सब्जेक्ट्स के बारे में, चीजों के बारे में बात करेंगे, और हम लोग देन प्रिसाइज होते जाएंगे जो रियल मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है, जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे पास तब तक इतना ज्यादा टूल्स डेवलप हो चुका होगा ना कि हम लोग हर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे एकदम। मतलब कमांडो बन जाएंगे हम लोग, बहुत ही एकदम सारे शस्त्र लेकर के पूरा प्रैक्टिस करके अच्छे से, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैथमेटिक्स के वी कैन फेस। अब बात देखो, बात आता होगा कि सर अब हम लोगों ने तो ज्वाइन किया था आपसे पढ़ने के लिए जैम के लिए, पर आप ये क्या करा रहे हैं? जैम छोड़ के तो आप सब बताते हो। लेकिन देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ जैम के पीछे बिहाइंड। देखो यहाँ पे जब जैम में आप जा रहे हो तो जैम के थ्रू आप जा कहाँ रहे हो? आईआईटीज में। ठीक है, और आईआईटीज में जो लोग इन्वॉल्व है वो है कौन? है तो इंसान ही। अब वो इंसान लोगों ने, मतलब कि ह्यूमन से, आप सोचो कि आईआईटीज का सिस्टम बनाया कि वो अब ये देखो ना कि आप वो एक्सपेक्ट आपसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो देख लोगे ना कि वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं और आप वो फुलफिल कर दोगे, तो आपको आईआईटीज क्या बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज लेगी। तो आप ये चीज पहले देखो, तो ये चीज समझो कि अगर लोगों को अच्छे मैथमेटिशियंस चाहिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके आने वाले टाइम, क्योंकि देखो अभी जो मैथमेटिशियंस है ऑब्वियस बात है कि वो बहुत ही बेस्ट है, वो आपको वो मैथ मतलब दुनिया को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि सबको आपको पता है टाइम लिमिटेड है। हो सकता है मे बी 70 ईयर 80 ईयर, और मे बी मैक्स टू मैक्स रखो 100 ईयर्स। तो अभी जैसे उनका मान लो ये 60-70 ईयर्स हो रहा है, उन लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट आउट ऑफ 100 मतलब 30-40 ईयर्स के बाद उनका अगर मान लो हो जाता है डेथ, तो उसके बाद फिर इस दुनिया को आगे कौन लेके जाएगा? तो ऑब्वियस बात है ऐसी दुनिया आगे बढ़ती है, आप सीखते जाते हो। इन्होंने जितना ज्ञान लिया है आप 30-40 ईयर्स की एज में ही सीख जाओगे, फिर आप और आगे लेके जाओगे। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो आपको इस एज तक आप सीख जाओ, आप इतने तैयार हो जाओ जितने ये तैयार हैं, इसके लिए ये पूरा का पूरा आईआईटीज, हार्वर्ड, प्रिंसटन सब लगा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको एकदम पूर्व बता रहा हूँ कि रीजन यही है। तो जितने भी आप देखते हो ना कि आईआईटी, हम लोग भले ये सोच के जाते हैं चलो आईआईटी मिलेगा तो टैग मिलेगा, वो लालच, लेकिन उनका मेन पर्पस ये नहीं होता है। उनका मेन पर्पस होता है आप आईआईटीज में जा रहे हो, चाहे आईएससी में, चाहे टीआईएफआर में, चाहे आईएसआई में, चाहे एनबीएचएम के थ्रू आईएमएससी में जा रहे हो, चाहे सीएमआई में जा रहे हो, जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, चाहे वर्ल्ड के आप देख लो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे प्रिंसटन हो, देखो ये सब बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसीलिए अमेरिका इतना आगे है क्योंकि यहाँ का रिसर्च बहुत अच्छा होता है। चाहे आपके एमआईटीज हो, तो ये सब में ये लोग बहुत तेजी से लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका, इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए देखो अमेरिका टॉप पे है।
मतलब समझ लो कोई भी कंट्री अगर टॉप पे पहुंच रहा है, अगर ग्रो कर रहा है, तो उसके पीछे उसका जो रिसर्च है वो बहुत टॉप पे है। जैसे आज देखोगे कि हमारा जो स्पेस है, स्पेस से रिलेटेड चीजें हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत ही कम पैसे में बहुत दूर दूर तक चले जा रहे हैं। मतलब कि इवन मार्स मिशन हमने किया, हमने मून मिशन किया। तो इस सब चीजों के पीछे रीजन क्या है कि हमारा जो इसरो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो देख रहे हो ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वैसे ही आपका जितना भी है, आईआईएससी हो गया, आइजर हो गया, आईआईटीज हो गया, ठीक है। आईआईटी तो थोड़ा टेक्निकल बेस्ड भी है, लेकिन वहां पे भी जो आप पढ़ते हो एमएससी, वहां पे जो आप पीएचडी करते हो, तो रिसर्च कर रहे हो। तो एक्चुअली में आप भी देश को अच्छा बनाने के लिए, आगे कंट्रीब्यूट करने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। तो अब ये चीजों को समझो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना आप ले करके चलो कि आपको जो ये टूल मिल रहे हैं ये इसीलिए है कि आप आगे आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा करोगे। अब बोलोगे सर इतना तो हम लोग करेंगे सब कुछ, लेकिन हमारा क्या हमारा लाइफ का क्या, हमारे सपने क्या? अगर हमें कुछ, हमें पैसे चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें अच्छा लाइफ चाहिए, तो हमारा लाइफ कैसे बनेगा? तो मैं आपको, आप खुद सोच के देखो ना कि अगर आपने इतना कुछ अच्छा किया, आप इतना कुछ आपके अंदर ज्ञान है, आप एक अच्छे प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में बनते हो ना, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूँ, इतना आपके पास ज्ञान आ जाएगा, आप एक अच्छे प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में बन जाओगे। किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर का जो इनकम होता है वो मोर देन 1 लाख होता है। 1 लाख से आप ऊपर कमाते हो, आपको कितने अलग तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं और बहुत आराम से आप अपना लाइफ जीते हो। और बहुत सारे आपको, बहुत सारे रेंट के पैसे, ये पैसे वो पैसे मिलते हैं। और सोचो मतलब लाइफ आपका बहुत अच्छा होता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो पैसे की कमी आपको नहीं होगी, आप इंजॉय करोगे मैथमेटिक्स को, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, बड़े बड़े लोगों से आपका लिंकअप होगा। मतलब कि ऑब्वियस सा बात है कि अगर आपके पास इतना टूल्स है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो आप देखोगे कि आप किस लेवल पे जा सकते हो। और ऐसे में आपको आप बोल सकते हो कि सर आप तो बता रहे हो ये सब चीज, क्या इसका कोई प्रमाण है? यस, आइलर्स। जबकि आइलर मैथमेटिशियन, ये जितने भी मैथमेटिशियंस थे, आप जब भी जिनका भी पास्ट देखोगे तो यही आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे, चाहे फिजिसिस्ट थे, चाहे केमिस्ट थे, सबको आप देखोगे तो सब कोई उस कंट्री के पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्वर थे। आइलर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर थे अपनी कंट्री के, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो आप लोग देख लो कि ये जो चीज आप लोग कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो और ये सब चीजों को जो पढ़ रहे हो, ये सब आप लोग का इतना दायित्व है। तो जैम में देखो, इसीलिए आप लोग का ये सब चीज क्यों पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब टॉपिक्स क्यों रखा गया कि जो बच्चा आए पहले से वो सब इतना मैच्योर हो। ये तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ना तो बच्चा मैच्योर होगा, आईटी में पहुंच तो जाएगा, ना तो मैच्योर है इन सब चीजों को लेके, और ना ही इंटरेस्टेड है। टीचर्स बताते जाएंगे कुछ सिखाने के लिए, वो बच्चा सीखने पे फोकस ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आईटीज पहले ही वो सब बच्चों को निकाल देती है कि जो आप नहीं इंटरेस्टेड हो वो मत आओ, जो इंटरेस्टेड हो वही आओ, ताकि इन्वायरमेंट बने वहां का और आप अच्छे से सीखो और आगे कंट्रीब्यूट करो। तो आपको ये एक्सपेक्ट आपसे करते हैं, तो आप इस पे फोकस करो। जैसे ही आप इस पे अच्छे हो जाओगे तो आप खुद ब खुद उस जगह पे चले जाओगे। ठीक है, तो चलो आज मैंने आपको पूरा डिटेल में इन सब चीजों को बताया, और अभी मैं रिलेट करूंगा और भी मैट्रिसेस को इन सब चीजों से। अभी है हमारे पास, आई थिंक कितना टाइम है हमारे पास रितु? 15 minutes. ओके, ठीक है। तो आप लोग सब पहले मुझे फटाफट बता दो कि जितना मैंने बोला वो सब चीज क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो देन अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो देखो, जैसे कि प्रतीक्षा ने बताया कि प्रतीक्षा ने सुना है मैट्रिक्स का जब बात आया था, तो प्रतीक्षा ने सुना था डिटर्मिनेंट के बारे में। आपको पता है ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में भी बात करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि जब टी और ए सेम ही है, क्योंकि हमने तो तरीका सीख लिया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसको हम लोग मैट्रिक्स में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं उषा? किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में, मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से टी एक्स कॉमा वाई, टी मैं डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम R2 से R2, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। मान लो इस तरीके से x प्लस 2y कॉमा x माइनस 3y, लेट्स ऐसे। तो आप बताओ कि इसको कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर कोफिशिएंट को, जैसे इसका हो जाएगा 1 और 2 और सेकंड का हो जाएगा 1 माइनस 3। मतलब हाँ, आप बोलो कोफिशिएंट लिख देंगे, मतलब क्या बोलो, कैसे लिखेंगे? कॉलम में क्या लिखेंगे? सर कॉलम में होगा 1 1, ओके, 2 और सेकंड कॉलम होगा 2 माइनस 3। बहुत अच्छे है। ठीक है, ऐसे आप बोल रहे हो, लेकिन इसके पीछे देखो आइडिया क्या है कि R2 है, हम लोग को पता है R2 इज अ वेक्टर स्पेस, सो इट हैज अ डायमेंशन। क्या होता है इसका डायमेंशन उषा? R2 का डायमेंशन बहुत इजी है, तो बच्चा वाला चीज मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोग बोल दो कुछ कुछ।
तो आप लोगों को लगे कि आप लोग भी इंक्लूड हो, नहीं तो पता चलेगा मैं ही बोलता रहूंगा, आपको फील ही नहीं आएगा वो। क्या होता है इसका डायमेंशन? R2 का डायमेंशन सरिता? सर 2 होगा। वेरी गुड। क्या क्या होता है बेसिस? बेसिस ये होगा ना स्टैंडर्ड बेसिस 1001। ये सर। ठीक है, चलो अब मानसी आप बताओ कि अगर ये बेसिस है, सब कुछ सही है, हम लोग को सब कुछ पता चल गया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर T क्या कर रहा है, R2 का बेसिस एलिमेंट होगा कुछ, इससे आप क्या बता सकते हो? अगर बेसिस एलिमेंट है R2 का तो कुछ 1001, इससे क्या होगा? तो मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, V के हर एक एलिमेंट को लिख सकते हैं ना उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। यस सर। तो ये जो आता है A1, जैसे मान लो A1 E1 प्लस A2 E2, जहाँ पे E1 E2 जो है वो आपका सिंपल बेसिस एलिमेंट है इस तरीके से। पर नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मान लो V को हमने ऐसे लिख दिया E1 E2 E2, देखो यहाँ पे V तो कोई भी रैंडम एलिमेंट है, E1 फिक्स है बेसिस, क्योंकि आपको पता है मान लो कि स्टैंडर्ड बेसिस हमने फिक्स करके रख दिया E1 और E2। तो आपको क्या ये पता है ये जो स्केलर्स आते हैं ये यूनिक होता है ऐसा कुछ, या कुछ बहुत सारा आ सकता है अलग अलग भी? से यूनिक होंगे। आप प्रूव कर सकते हो कैसे? मान लो कि V एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू V, और हमने लिख दिया है V को, लेट्स से V को हमने लिख दिया है, हमारे पास दो स्केलर्स मिल रहे हैं A1 और A2, हमने लिख दिया V को A1 A2 और A2 V2, A1 V1 प्लस A2 V2। और V को हमारे पास दूसरा स्केलर भी मिल रहा है जिसे हमने लिख दिया B1 V1 प्लस B2 V2। कैन यू प्रूव कि if V1 and V2 is a basis, the V1 V2 is a basis, then A1 equals to B1 and A2 equals to how? यस सर A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल्स टू B1 V1 प्लस B2 V2 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। यस सर। और सर फिर A1 V1 माइनस इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो A1 V1 माइनस B1 V1 यस सर प्लस A2 माइनस B2 V2 इज इक्वल्स टू 0। और ये बेसिस के एलिमेंट है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनके कोफिशिएंट 0 होंगे। A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 0 और A2 माइनस B2 इज इक्वल टू 0, और ऐसे A1 B1 के बराबर और A2 B2 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो स्केलर्स है ये यूनिक है। अब देख रहे हो कि आपने कैसे खुद एक प्रॉब्लम को लिया। अभी ठीक है वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट बुक वाला था, लेकिन आपने देखा ना प्रॉब्लम को लेके लीनियर अलजेब्रा के टूल्स को लेके आपने सॉल्व कर दिया। यस सर। तो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपने क्या क्या चीज यूज किया मानशु? इन सारी चीजों में आपने सोचो कि कितने सारी चीजों, कितने सारे टूल्स यूज किए, बताओ स्टार्टिंग से। आपने बेसिस का कंसेप्ट यूज किया, एक अपने बेसिस एलिमेंट में स्पैन का कंसेप्ट यूज किया। बेसिस का भी प्रॉपर्टी कि आप स्पैन कर सकते हो किसी भी एलिमेंट, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अपने लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर आपने दोनों को इक्वेट करके उसका अपने इनवर्स का यूज किया कि अगर B1 V1 है तो B1 V1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स, तो माइनस B1 V1। फिर आपने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी को यूज किया कि अगर A प्लस B टाइम्स B है तो उसको AB भी लिख सकते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली, उसका यूज करके आपने ये लिखा। फिर उसके बाद आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट का यूज किया, तब जाके बोला ये 0 है। तो आप लोग सबको ही देखो कि इतना ज्यादा हम लोग टूल्स का यूज करते हैं, सो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टूल्स। तो इसीलिए आपको जब भी कोई नया टूल दिया जाए, जैसे अभी तो हम लोग के पास सिर्फ इतना ही टूल है, अभी और भी बहुत सारे टूल्स आपको दिए जाएंगे। जैसे अभी हम लोग नया टूल ले रहे हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, तो आप ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा करो कि अभी इतना ही सा हमारे पास टूल्स था तो हमने इतना कुछ कर लिया, अब और इतने सारे टूल्स आ जाएंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, और ही ना जाने कितने सारे और टूल्स ऑपरेटर्स हैं। तो कितना आपका जो सोचने का नजरिया है कितना आपके बढ़ जाएगा, मतलब कितना तरीके से आप सोच सकते हो, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो अपने कंसेप्ट में। तो ये बेनिफिट आपको होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये चीज? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो अब प्रतीक्षा आप बताओ कि अगर मान लो हम लोगों को मिल गया ये चीज, एक यूनिक मिल गया, जैसा कि मान लो E1 अगर V है हमारा, जैसे कि मानसी ने बोला हमारे पास ये यूनिक स्केलर मिल गया F में। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि आपको पता है कि वेक्टर स्पेस जो होता है उसके पास एक
डॉट का ऑपरेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये v के अंदर जाएगा क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर का एलिमेंट है, ये भी वेक्टर के अंदर जाएगा। दो वेक्टर का सम करोगे तो वेक्टर के अंदर आएंगे, ये सब आप लोगों को पता है बेसिक चीज। तो अब प्रतीक्षा बताओ कि ये जो हमने लिख दिया इस तरीके से a1 e1 प्लस a2 e2, तो यहाँ पे ये जो स्केलर्स है ये यूनिक है, तो इस स्केलर्स को क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग को सिर्फ ये कोई स्केलर बता दें और हम लोग बता दें कि एलिमेंट कैसा है, एलिमेंट क्या है? हाँ सर। ठीक है। अब लेकिन बात आता है यहाँ पे आपके प्रॉब्लम है कि V तो बहुत सारे वेक्टर स्पेस में, आपको सारे एलिमेंट का ये करना है, मान लो कि एक डेटा रखना है स्टोर करके कहीं पे, तो आपने बोला जैसे कि सर हम लोग सिर्फ स्केलर को कर लेंगे स्टोर तो हमारा काम हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि V तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे? ठीक है, V के लिए तो आपने स्टोर कर लिया A1 और A2 से, पर नाउ माय क्वेश्चन इज T क्या कर रहा है? V को मान लो W पे लेके जा रहा है, V का कोई मान लो V1 से लेकर के Vn तक होगा बेसिस, W का होगा W1 से लेकर के Wn तक, लेट्स से। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे आप जब T V1 देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इसमें जाएगा W के अंदर T V1, यस सर। तो क्या कर सकते हो यहाँ से T V1 के लिए? तो हम लोग उसको मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं ये ठीक है, T V1 अगर W में जा रहा है तो W के भी तो आपके पास है ना ऑलरेडी। हाँ सर, W1 होगा। तो A1 W में कोई स्केलर्स एग्जिस्ट करेगा? यस सर। आप ऐसे लिख पाओगे मान लो, इस तरीके से, फिर आप T V2 निकालोगे तो कुछ आएगा, फिर स्केलर्स आएंगे कुछ ऐसे। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग को पता है ये तो फिक्स है, हमारा W1 से W1 तक बेसिस है, अगर हम लोग सिर्फ इस स्केलर को स्टोर कर ले कहीं जगह पे तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर। और इस स्केलर को स्टोर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स को भी आप एक अलग नजर से देखो, देखो अभी तक हमारे पास सेट था, मतलब वन डायमेंशनल, समझ लो स्टोर करने का जो तरीका था वो हमारे पास वन डायमेंशनल था, सिर्फ एक ऐसे करके। हमने क्या किया, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया कि आप टू डायमेंशनली अब एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। अब टू डायमेंशनल स्टोर करने से फायदा क्या होता है कि अब आप बता सकते हो, जैसे मान लो कि अब ये कहीं ना समहाउ ये आपको थोड़ा लीनियर मैप का भी फील देगा। कैसे देगा, जैसे कि अगर आप टू डायमेंशनली स्टोर कर रहे हो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे कोई मान लो, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि एक राम है, ये एक श्याम है, ये कंपनी ए में काम करता है, कंपनी बी में काम करता है। राम कंपनी मतलब दोनों कंपनी में ए और बी में काम करता है, राम कंपनी ए में इतना मान लो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या इतने घंटे काम करता है, मतलब पार्ट टाइम जॉब करता है राम दो कंपनी में, ए और बी में, श्याम भी दो कंपनी में। राम इस कंपनी में इतना घंटे काम करता है, अब बी कंपनी में इतना काम करता है। शाम इस कंपनी में मान लो 3 घंटे काम करता है, इस कंपनी में 2 घंटे, ये 4 घंटे ऐसे। तो इस टाइप से आप लोग देखते हो कि टू डायमेंशन से आपको फायदा क्या हुआ कि आपको इतना जो लैंग्वेज लिखते हैं आपके राम ए कंपनी में 1 घंटे काम करता है और बी कंपनी में, इतना कुछ नहीं लिखना पड़ा। आपने जैसे ही इसको लिखा आपका काम हो गया। यही सेम डेटा को प्रतीक्षा आप सेट में सिंगल वन डायमेंशन जो आप लिखते हो सेट, उसमें रिप्रेजेंट करके दिखाओ। मान लो आप बोलोगे कि सर सेट के पास तो ऑर्डर प्रॉपर्टी भी नहीं है, आप तो एलिमेंट को इधर उधर भी कर सकते हैं, तो मान लो मैं इसको सीक्वेंस बना देता हूं, या इनफैक्ट मान लो मैं ऑर्डर सेट बोल रहा हूँ। ऑर्डर सेट मतलब क्या कि अब पता है हमें कि पहला एलिमेंट कौन सा है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो ऑर्डर सेट मैंने बना दिया। मान लो ये 1 2 3 मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऑर्डर है। लेट्स नाउ अब आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज को, इस डेटा को, जो डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है उस डेटा को यहाँ पे। हाँ सर, 1,3 फिर 4,2। ठीक है, देखो समहाउ आप कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो 1 4, मतलब कि 1 4 मतलब पहले राम का होगा एंड देन फिर शाम का होगा, मतलब ऐसे आप देखो। ऑब्वियस सा बात है ये सेट लिखना गलत होगा, बार बार मुझे बोलना पड़ेगा ऑर्डर सेट है, तो इसलिए मैं इसको ट्यूपल्स वाइज लिखता हूँ। देखो ट्यूपल में आपको यही बेनिफिट होता है, ऑर्डर हो जाता है, सबको पता है, आप ट्यूपल में लिख ये ठीक है, पर क्लैरिटी इससे कितना ज्यादा मिल रहा है हमें मैट्रिक्स के थ्रू, ये देख पा रहे हो?
क्योंकि अब आप 2 डायमेंशनली अरेंज कर रहे हो ना डेटा को, ये भी तो देखो। ये क्लियर है दीक्षा? यस सर। ठीक है, तो नया नजरिया मैंने आप लोगों को देने का कोशिश किया है इस चीज को लेकर के। तो आप लोग इस चीज को देखना कि हम लोग को इसको रिप्रेजेंट जब ऐसे कर देते हैं तो हमारे पास यही बेनिफिट है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो हमारे पास, क्योंकि मान लो V1 से लेकर के जैसे हम लोग T रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम V टू W, V का डायमेंशन n है, W का डायमेंशन मान लो m है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसका अगर n डायमेंशन है तो n को बेसिस आएंगे, इसका अगर m डायमेंशन है तो इसके m बेसिस आएंगे। तो ऑब्वियस बात है T V1 जब निकालेंगे तो वो m ट्यूपल्स का होगा क्योंकि W में बिलोंग कर रहा है। अगर m ट्यूपल्स का है तो ऑब्वियस बात है कि स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A1 W1 से लेकर के AM WM तक, तो वो सारे स्केलर्स को हम लोग खाली स्टोर कर लेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास स्टोर करने का एक बढ़िया तरीका है, तो हमने स्टोर कर लिया यहाँ से। फिर वैसे ही हमने सारे TV1 वाले के स्केलर्स को स्टोर कर लिए, बस हमने स्केलर को स्टोर करके रख दिया, हम मतलब समझ लो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। तो ये बेसिक सा आइडिया है, इसमें इसी चीज को बताया गया है कि आप कैसे दोनों को रिलेट करा सकते हो। देखो, और इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है ओवरऑल, अब आप लोग देख लेना इस चीज को। यही सब चीज में बताया गया है कि आपका जो मैट्रिक्स है कैसे मैट्रिक्स का एडिशन होगा, मैट्रिक्स को कैसे लीनियर मैप में दिखाएंगे, जहां देख सकते हो आप लोग। यही सब चीज बहुत अच्छे से इस चीज को बताया गया। देखो, एक क्वेश्चन आप लोग बना लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ से आप लोग पढ़ना 74 नंबर पेज से लेके यहाँ से। ये भी बहुत ईजी है, डायमेंशन ऑफ f ऑफ mn जो होता है 74 से लेकर के 74, 75, 76, 77 यहाँ तक। सिर्फ देखो 4 पेजेस मैं भी दे रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग बढ़ा दें, 6 पेज भी कर दिया, 5 पेज कर दें, बट अभी सिर्फ 4 पेज है। इस 4 पेजों को आप पढ़ो कि देखो डायमेंशन ऑफ FMN, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, इसका क्या रिलेशन है, इसको पढ़ो, रीड करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, वो देख लो कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या रिलेशन है। फिर यही सब चीजें